वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पड़ोसी को लेके। तो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पड़ोसी, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला। अब बड़े भाई को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते, तो पहले बड़े भाई का डिस्कशन करते और उसके बाद किसी और दिन छोटे भाई को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेके। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है कि भाई जब इंडिया और पाकिस्तान अपने तरफ से इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, उस टाइम में हमें अगर देखा जाए दोनों कंट्री का जो सिचुएशन था लगभग लगभग सेम ही था। और एक टाइम में पाकिस्तान का सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बेहतर था। मगर अभी इस हालत क्यों? और इस हालत के वजह से ये लोग जो ये उल्टा पुल्टा हरकत करता रहता है, इससे इन लोगों का हालत और भी खराब होता है। तो क्वेश्चन जो अराइज करता है कि ये जो मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, इसको आज एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। प्रेजेंटली इंडिया का जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी आपका वही 7.8% के आसपास है। इस फाइनेंशियल ईयर का अगर क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका अगर हम लोग देखें। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का अगर जीडीपी देखे तो आपका वही 373 बिलियन के आसपास यूएसडी में। और अगर ग्रोथ देखे तो आईएमएफ का प्रोजेक्शन है इस बार 2.5 से 2.7 तक हो सकता है। जबकि अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में देखें 2023 में, उस टाइम में जो ग्रोथ रेट था वो आपका माइनस में कहा जा रहा है। तो जो भी है, अब पाकिस्तान का हालत है, पाकिस्तानी को समझने दीजिए। हम लोग सिर्फ जो डेटा है उसको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसके पीछे मेन रीजन क्या क्या है, या फिर पाकिस्तान में ये जो जो भी सिचुएशन हो रहा है इसके पीछे क्या क्या कारण है। ये सब जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। कब? जब दोनों देशों का जन्म हुआ था 1947 में। 1947 में जब ब्रिटिश पाकिस्तान और इंडिया को तोड़ के अपने तरफ से वापस जा रहा था, तो दोनों कंट्री के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ा था, लूटा था, जो उसका तो हिसाब दूसरा है। वो इतना है, वो तो अभी खत्म नहीं होगा। क्या छोड़ा था? एग्जैक्टली एनर्जी सोर्सेस। ठीक है। इंडिया के लिए क्या, अगर हम लोग देखें ये 10,362 मेगावाट पावर कैपेसिटी, जबकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 60 मेगावाट पावर कैपेसिटी। अब जो भी हो, सिर्फ इतना जो एनर्जी सोर्सेस है, इससे तो पूरा एक कंट्री चलने वाला नहीं है। और ये समझने में पाकिस्तान को लग गया टाइम कितना, 8 साल। 1955 में पाकिस्तान ने अपने तरफ से डिसीजन लिया और वो अपने तरफ से अपना जो एनर्जी सोर्सेस है उसको इंक्रीज किया। और वो भी कितना किया, 60 से उसको 200 मेगावाट पावर कैपेसिटी में लाया। ये डेवलपमेंट होने के बाद भी अगर देखा जाए, जो एनर्जी क्राइसिस था वो पाकिस्तान में चलता जा रहा था। और 1970 में देखा गया कि ये जो पर कैपिटा एनर्जी का जो क्राइसिस है ये 108% बढ़ गया है। और कंप्लीटली ये जो सिस्टम है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसके वजह से पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ के 218 किलोवाट हो गया। जब पाकिस्तान ये देखा तो पाकिस्तान को पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम तो हम लोग के लिए एक मेजर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हर जगह लोड शेडिंग हो रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, इससे हम लोग को मुक्ति पाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चल जाते हैं आईएमएफ के पास, क्योंकि हम लोग के लिए तो आईएमएफ ही है जो हम लोग को डिफरेंट टाइम में लोन देता है। तो वो लोग अपने तरफ से चला गया आईएमएफ के पास, जाके उन लोग बोला कि भाई हम लोग के कंट्री में ये मेजर प्रॉब्लम है, आगे जाके ये बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग को लोन दे दीजिए। जैसे पाकिस्तान का हिसाब है, वो तब से ये जो है वो कटोरा लेके चल जाता है। और वो कटोरा लेके चला गया। वहां जाने के बाद आईएमएफ अपने तरफ से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पाकिस्तान का एग्जैक्ट उस टाइम में जो स्टेटस था, वो सब कुछ देखा। देखने के बाद वो लोग बोला कि भाई आप लोग का जो मेजर प्रॉब्लम है कि आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बोला हाँ मुझे, आप लोग ये खुद बना सकते हैं, मगर आपके पास पैसा नहीं है कि आपके पास आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने का जो सेटअप है वो करना होगा आपको। तो ऑब्वियसली वो लोग बोला हाँ मुझे, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने तरफ से अपना जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें चेंजेस कीजिए। और आप लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन लोग को अलाउ कीजिए कि आके पाकिस्तान में वो लोग अपने तरफ से पाकिस्तान में फैक्ट्री सेटअप करे और इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोडक्शन करे, और वो प्रोडक्शन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है आपका रिजॉल्व हो जाएगा। टाइम में पाकिस्तान के जो भी लीडर्स थे उस टाइम में उन लोग के सर में अच्छी तरह से हाथ फैला के ये समझा दिया और वो लोग वापस आ गए। वहां से लौटने के बाद पाकिस्तान ने अपने तरफ से बहुत सारा आर&डी किया, और उसके बाद पाकिस्तान में 1994 में अपने तरफ से पाकिस्तान का जो पावर पॉलिसी है उसमें चेंजेस किया। अब ये चेंजेस करने के बाद क्या होगा कि कोई भी इन्वेस्टर अपने तरफ से पाकिस्तान में आके अपना जो प्रोडक्शन हब है या फिर बिजली अगर उसको बनाना है वो पाकिस्तान में सेटअप कर सकते हैं, एज पर पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगा। बहुत ही अच्छा बात है। तब फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों आएगा? क्योंकि सबको पता था उस टाइम में भी पाकिस्तान का हालत क्या है, पाकिस्तानी रुपी का क्या कंडीशन है। ऑन द अदर साइड अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो पाकिस्तान को लोगों को पाकिस्तान में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऑफर देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान अपने तरफ से 3 मेजर मिस्टेक किया यही इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में, जिसमें पाकिस्तान जो भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए उस टाइम में सोच रहा था, उन लोगों को कहा
कि आप अगर यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, आप जो भी बिजली यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, भले ही हम लोग पूरा कंज्यूम करें या फिर ना कर पाए, हम लोग के साथ आपका एग्रीमेंट है, हम लोग आपको पूरा जो पैसा है वो हम लोग दे देंगे। मतलब कोई भी कंपनी अगर वहां फैक्ट्री सेटअप करने के बाद 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर कर, पाकिस्तान अगर उसका सिर्फ 1 किलोवाट यूज करता है, तब भी वो जो सेटअप है, उस सेटअप के वजह से जो भी इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टर को, पाकिस्तान को अपने तरफ से 100 किलोवाट का जो पैसा है वो देना पड़ेगा। यही एग्रीमेंट हुआ, जिसके वजह से पाकिस्तान के पास तो पहला अपना जो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था इलेक्ट्रिसिटी का, वो उस टाइम में नहीं था। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान ने अपने तरफ से ऐसा प्रॉमिस भी कर दिया और एग्रीमेंट भी कर दिया। आगे जाके जो भी इन्वेस्टर था, उन लोगों का कहना था कि भाई हम लोग का जो पैसा है वो हम लोग पाकिस्तान करेंसी में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान करेंसी में अगर हम लोग वो पैसा लेंगे तो पाकिस्तान का करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी ये फ्लैक्चुएट करता है, हम लोग को यूएसडी में पेमेंट चाहिए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसमें भी हाँ बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको पैसा यूएसडी में चाहिए तो हम लोग आपको यूएसडी में ही पे करेंगे। 1994 में 1 यूएसडी इक्वल्स टू 30 पाकिस्तानी रुपी हुआ करता था, जबकि 2025 में अगर हम लोग देखें 1 यूएसडी इक्वल्स टू 280 पाकिस्तानी रुपी। तो ये जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज है, इसका जो इफेक्ट है, भले ही जो सेटअप किया था या फिर जो भी इन्वेस्टर था उन लोग के ऊपर कुछ नहीं आया, वो लोग अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया ड्यू टू द एग्रीमेंट। ऑन द अदर साइड ये जो इफेक्ट है ये आके पड़ा पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके वजह से आज के डेट में पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने तरफ से लगभग 8.8 बिलियन डॉलर पे करना पड़ता है। यही सारे जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर है, भले ही वो अपने तरफ से इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करे या फिर ना करे, या फिर पाकिस्तानी रुपी का कोई भी वैल्यू हो या फिर ना हो, उन लोग को अपने तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरफ से 8.8 बिलियन डॉलर पे करता ही जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, नो डाउट अगर देखा जाए, इसके वजह से पाकिस्तान आज के डेट में भी सफर कर रहा है। ऑन द अदर साइड एक और मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी जो भी प्राइम मिनिस्टर आज तक बने, वो अपना जो टर्म है वो अपने तरफ से कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है। मेनली पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो अपने तरफ से पूरा जो खेल है वो खेलता है। अभी तो जो डिक्टेटरशिप आने ही वाला है पाकिस्तान में, उसका भी पूरा इंतजाम हो ही गया है लगभग। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री में अगर कोई भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहता तो वहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि कोई भी इन्वेस्टर वहां जाना नहीं चाहता है। दूसरा जो है, उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो अपने तरफ से ग्रो नहीं करता है। तीसरा जो है कि उस कंट्री में अगर देखा जाए, बहुत सारे फ्रीवीज दिया जाता है, या फिर हर कोई जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो अपने तरफ से शॉर्ट टर्म थिंकिंग रहता है, जिसके वजह से हो सकता है कि जो वो पॉलिटिकल पार्टी या फिर वो पॉलिटिकल जो लीडर है वो अपने तरफ से ग्रो करता है, जबकि कंट्री के लिए वो कभी सोचता भी नहीं और कंट्री का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बनता भी नहीं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जितना भी लीडर्स आए, इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो अपने तरफ से पाकिस्तान के भी जो सिटीजन्स है उन लोग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देने का कोशिश किया। जहां जैसे कि हम लोग इंडिया में देखते हैं कि जो फ्रीवीज कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑफर्स दिया जाता है इलेक्शन से पहले, जिसके वजह से आगे जाके पाकिस्तान के ये सारे जो लीडर्स है ये शॉर्ट टर्म इस तरह से सोचा, कभी भी कोई पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा, और एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए पाकिस्तान आज के डेट में सफर करे। ऑन द अदर साइड यही जो शॉर्ट टर्म लीडरशिप के वजह से पाकिस्तान का कोई अल्टीमेट गोल या फिर एम नहीं बन पाया जिसमें कंट्री का ग्रोथ हो। भले ही वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो या फिर कुछ भी और जो भी वो लोग का काम है कि भाई दूसरों से के जाकर सिर्फ पैसा मांगना है, वो लोग को ही वो अपना हॉबी बना लिया है या फिर टारगेट बना के वो अपना कंट्री को रन करने का कोशिश कर रहा है। अब ये सब कुछ जब चल रहा था, उसी टाइम में पाकिस्तान को चाहिए था एक मसीहा जो पाकिस्तान का ये सारा जो प्रॉब्लम है उससे राहत दे। और पाकिस्तान के जो सोच है उस टाइम में, पाकिस्तान के जो लीडर्स था उन लोग का सोच था कि अगर हम लोग को पैसा मिल जाता है तो वही हम लोग को जाके आगे पूरा जितना भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर देगा। भले ही पैसा तो फ्री में नहीं आता है, ये सबको पता है। ऑन द अदर साइड जियो पॉलिटिक्स में अगर देखे, कोई भी कंट्री किसी को कुछ भी हेल्प कर रहे हैं तो उसको कभी ना कभी कुछ जाकर रिटर्न करना ही होता है। तो जो भी है, पाकिस्तान को उस टाइम में लगा के अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा एक ही कंट्री, कौन? उनके दोस्त चाइना। 2013 में पाकिस्तान चाइना के पास गया और चाइना ने अपने तरफ से बोला ठीक है, आपका क्या प्रॉब्लम है कंट्री में, आपको पैसा चाहिए, ठीक है, हम लोग अपने तरफ से आपके कंट्री में 46 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके लिए हम लोग पोर्ट बना देंगे जिससे आपका जो बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाएगा, रोड बना देंगे कि आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे, साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बना देंगे, जो भी चाहिए आपको हम लोग सब कुछ कर देंगे। और ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसको हम लोग सीपैक कहेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सोच
रखने के बाद दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ, और इस एग्रीमेंट में कुछ क्लॉज थे जिसके वजह से आज के डेट में भी पाकिस्तान चाइना का जो कर्ज है वो उतार नहीं पा रहा है। ऑन द अदर साइड सिर्फ जो लोन का ईएमआई है वो देने में भी पाकिस्तान प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहला क्या था? पहला था ये जो पैसा आ रहा था $46 बिलियन, इसमें नॉर्मली अगर देखा जाए जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 1 से 2% रहता है, जबकि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि भाई हम लोग तो पैसा तो आपको देंगे मगर उसमें हम लोग जो है 5 से 6% का इंटरेस्ट लेंगे। पाकिस्तान को पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत था, पाकिस्तान बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग 5 से 6% जो इंटरेस्ट है वो हम लोग दे देंगे। उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट था तो उसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग परसेंटेज रहता है, मगर एवरेज अगर हम लोग देखें 5 से 6% ही टोटल चाइना पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें है। इसके अलावा भी चाइना का एक दूसरा शर्त था जिसमें चाइना ने अपने तरफ से बोला कि ये सारा जो डेवलपमेंट का जो भी काम होने वाला है सीपैक के अंदर, ये सब कुछ करेगा हमारे यहाँ के जो कंपनीज है, मतलब चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में जाएगा, वो अपने तरफ से रोड बनाएगा, पोर्ट बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, सब कुछ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ डेवलपमेंट करेंगे, और पैसा जो है वो चाइना जो है वो अपने कंपनीज को देगा, ना कि पाकिस्तान को। मतलब $46 बिलियन जो पाकिस्तान चाइना से उधार ले रहा है वही पैसा चाइना पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान वो पैसा वो अपने तरफ से जो चाइनीज कंपनीज है उनमें दे रहा है, और ये पैसा का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान अपने तरफ से चाइना को रिटर्न करेगा। आगे जाके वो जो प्रिंसिपल है वो रिटर्न कर पाएगा या नहीं पाएगा उस बारे में तो हम लोग अभी बात अगर ना करें तो भी अच्छा है। तो चलिए, ये टोटल जो एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना के बीच में, चाइना ने सीपैक स्टार्ट कर दिया और चाइनीज कंपनी यहाँ आया, जिसके वजह से पाकिस्तान के जो लेबर्स थे या फिर पाकिस्तान के जो सिटीजन थे उन लोगों को जॉब नहीं मिला। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सप्लाई करते थे उन लोगों को भी कुछ काम नहीं मिला। सब कुछ चाइना एक वेल प्रोग्राम्ड वे में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक पैसा भी पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन लोग के पास नहीं है। सब पैसा जो चाइनीज कंपनीज थे वो लोग आए, काम किए और चले गए, और वो लोग अपने पॉकेट में ही लेके गए, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। सीपैक अभी भी अधूरा है, हम लोग को पता है सीपैक में क्या हो रहा है, या फिर हम लोग अभी जो सुनते हैं कि भाई डिफरेंट टाइम में जो सीपैक के जो भी वर्कर है या फिर जो चाइनीज इंजीनियर है उन लोग के ऊपर पाकिस्तान में डिफरेंट टाइम पर अटैक होता है। अगर देखा जाए पास्ट कुछ सालों में बहुत बार अटैक हुआ है, तो इसका अगर एक मेन रीजन देखे तो ये उसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है या फिर ये जो एग्रीमेंट है चाइना और पाकिस्तान के बीच में वो भी जिम्मेदार है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो लगभग वही आपका $370 बिलियन के आसपास है। इसमें अगर देखा जाए चाइना का जो लोन है उसका जो ईएमआई है वो पे करने के लिए पाकिस्तान को लगभग $30 बिलियन पे करना पड़ता है। मतलब प्रिंसिपल तो छोड़ ही दीजिए, प्रिंसिपल के बारे में तो पाकिस्तान सोचता भी नहीं है, सिर्फ जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए। तो आप बोलेंगे ऐसा इतना हाई इंटरेस्ट कैसे हो गया? आप तो कह रहे थे 5 से 6%। ऑब्वियसली वो जो एग्रीमेंट था उसमें एक और क्लॉज था जिसमें लिखा गया था कि अगर पाकिस्तान अपने तरफ से कभी भी एक ईएमआई फेल करता है, आगे जाके जो इंटरेस्ट रेट है वो ग्रो कर जाएगा, साथ ही साथ जो फेल किया है उसके लिए पाकिस्तान को पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो एक्सपर्ट है ये सब करने में, और इसी के वजह से अगर देखा जाए पाकिस्तान को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अपने तरफ से चाइना को रीपे करना पड़ रहा है एज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द एग्रीमेंट दैट डन इन सीपैक। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, जैसे हम लोग को पता है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री है वो अपने तरफ से नमक से लेके टूथपेस्ट तक भी मैन्युफैक्चर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी काम है पाकिस्तान में वो करके रेवेन्यू जनरेट करता है। टोटल पाकिस्तान का गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। पाकिस्तान का टोटल जो गवर्नमेंट अपने तरफ से जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका 60% जो है उसको सिर्फ लोन का जो ईएमआई है वो रीपे करने में चल जाता है। आगे जाके ये कंट्री कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे वो अपने तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा करेगा, या फिर वो आगे जाके जो भी कंट्री के लिए जरूरत है उसमें कैसे वो ध्यान देगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइम में पाकिस्तान अपने तरफ से डिफरेंट गलत पॉलिसी लिया, साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लिया, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म जो थॉट था पाकिस्तान के डिफरेंट लीडर्स के, जो सिर्फ फ्रीवीज देना या फिर शॉर्ट टर्म सिर्फ इलेक्शन जीतना, वो जो सोच था, इसके वजह से आज के डेट में पाकिस्तान का यह हालत है। मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ, हुआ मेजर प्रॉब्लम क्या? यही हुआ कि जब ये कंट्री इंडिपेंडेंस इन लोगों को मिला, इन लोगों के लिए बैठ के कोई प्लानिंग नहीं किया था। हर कोई लीडर बन गया, जिसको जो चाहिए जो मर्जी वो सब कुछ किया, हर कोई अपने
लिए सोचा था मगर अपने कंट्री के लिए कभी भी नहीं सोचा था, जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम में जब कोई प्रॉब्लम मेजर होता जा गया, जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जी क्राइसिस हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, उस टाइम में कंट्री कोशिश किया, मगर वो जो कोशिश था उसमें उन लोगों को पता चला इसके लिए उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। जब वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने गया दुनिया में किसी के पास भी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग का डिफरेंट क्लॉज था जो उन लोग ना समझते हुए या फिर उन लोग अपने तरफ से एनालिसिस नहीं किया, या फिर हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टीम को ज्यादा प्रॉफिट मिला जिसके वजह से वो लोग अपने तरफ से ये सारा एग्रीमेंट किया है, जिसके वजह से आज के डेट में भी पाकिस्तान का इसको सफर कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहने के वजह से ही पाकिस्तान शॉर्ट टर्म विजन में टारगेट किया, जिसके वजह से जो फ्रीबीज है उनमें पैसा दिया। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान अपना जो पैसा है वो डिफरेंट वे में डिफरेंट गलत डिसीजन में खर्चा करता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान अपने तरफ से टेररिस्ट कैंप को फंडिंग करता है इंडिया के लिए या फिर डिफरेंट कंट्रीज के लिए। आज के डेट में तो पाकिस्तान अपने तरफ से उनके जो सिटीजन है उन लोग को भी बेच दे रहा है, कहा कह रहा है कि भाई ये हम लोग के सोल्जर्स है, और जाके वो लोग डिफरेंट कंट्रीज में लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आज के देखें इसराइल के लिए ही देखें जो गाजा में हो रहा है, तो नो डाउट वो एक दूसरा टॉपिक है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इससे हम लोग को यही पता चलता है कि एक कंट्री को अगर ग्रो करना है तो ऑब्वियसली कंट्री का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो रहना चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहना चाहिए। गवर्नमेंट का सोच जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म या फिर अपने लिए नहीं, या फिर सिर्फ अपना पार्टी के लिए नहीं, उन लोगों को सोचना चाहिए कंट्री के लिए। तो अगर कभी भी आपको लगे कि आपके जो लीडर्स है वो आपको स्पेशल बेनिफिट दे रहा है इलेक्शन से पहले, तो आप एक बार क्वेश्चन कीजिए, ये जो बेनिफिट है ये हो सकता है कि आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में क्या ये आपकी कंट्री के लिए अच्छा है? अगर नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से सोचिए, उसके बाद अपना जो कीमती वोट है जिसको आपको ठीक लगे आप उनको दीजिए। ऑन द अदर साइड सिर्फ एक छोटा बेनिफिट के लिए अपने कंट्री का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसको खोने मत दीजिए, या फिर ये जो गलती है इससे आप सीख लीजिए, आगे जाके ये हम लोग के कंट्री के लिए एक बेटर फ्यूचर ग्रो करेगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। आज इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।